Good morning, dear students. Today we are here with our social science topic, that is chapter 3, the movement towards a new world, part 4. See, in part 3, we have already discussed about the effects of the World War II, that is, we called as an immediate effect. Right, we have also learned about the outline of World War II, and then we have also discussed about United Nations. Right, a very small topic we have taken, and we discussed on it. We all know that after First World War, the League of Nations was formed, right, in order to establish peace. But it was failed because the World War II occurred, right? So then after, at the end of the World War II, again one of such organization was placed or established, right? That is on 24th October 1945, and this organization we called as the United Nations, and its purpose was same as League of Nations, like the purpose of peace, security and coexistence in the world, and its headquarter is in New York, sorry. So this we have already discussed in part 3, fine, and now we'll move to the organs of the United Nations in this part. So let's learn. So here our introductions are organs of United Nations, and their underpoints are General Assembly, Security Council, Economic and Social Council, Trusteeship Council, International Court of Justice, and Secretariat. So these are the organs of United Nations. These are the names of the organs of United Nations, and we are going to learn it about in detail. Organs of United Nations. The structure adopted by the United Nations to achieve its aims include 6 organs. अब यूनाइटेड नेशंस का जो स्ट्रक्चर बना है वो किस चीज को अडॉप्ट करता है, राइट इसके एम्स को अचीव करने के लिए इन्होंने 6 ऑर्गन्स बनाए हैं. विद द हेल्प ऑफ दिस 6 organs ओनली यूनाइटेड नेशंस कैन एबल टू अचीव इट्स एम, एंड दिस 6 organs आर जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरी. ठीक है, ये 6 organs यूनाइटेड नेशंस के हैं. ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सिचुएटेड इन हक, दैट इज इन नेदरलैंड. राइट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये हक में सिचुएटेड है, और ये जो प्लेस है वो नेदरलैंड में आई है. अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया की बात करें, राइट कि अगर कोई स्टेट का मसला है, कोई स्टेट में कोई इशू हुआ है, सपोज गुजरात स्टेट का कहीं पे भी कोई भी इशू है, राइट किसी भी सिटीज में हुआ है, या कोई भी अहमदाबाद में हुआ ऐसा कोई इशू, या कोई पानी का मामला है, या विच एवर द इश्यूज, राइट, तो हम सीधा हाई कोर्ट के पास जाते हैं, बिकॉज द मैटर इज रिलेटेड टू द स्टेट, अ पर्टिकुलर स्टेट. But when there is a matter related to or between the states, we can say चलो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में कोई इश्यूज क्रिएट हुआ है, तो वो किसके पास जाएगा, राइट तो वो अपने हाई कोर्ट्स के पास तो नहीं जा सकता, राइट. सो व्हेन देयर इज अ मैटर ऑफ स्टेट्स, तो हम डायरेक्टली जाते हैं किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास. फाइन, क्योंकि किसी भी स्टेट्स का, 1 और 2 स्टेट्स का मैटर हो या नंबर्स ऑफ स्टेट्स के बीच का कोई इशू हो, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट ही सॉर्ट आउट कर सकता है. इन सेम मैनर व्हेन देयर इज अ इशू बिटवीन कंट्रीज, राइट जैसे इंडिया पाकिस्तान है, या ऐसे कोई कंट्रीज के बीच का अगर इशू हुआ, तो हम कहाँ जाएंगे, राइट तो ये इश्यू हम लेके जाएंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में. इज इट क्लियर? सो ऑल अदर काउंसिल आर सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क एंड न्यूयॉर्क अमेरिका. तो बाकी के जितने भी काउंसिल्स है, जो भी हमने बाकी के 5 काउंसिल्स जो हमने देखे, वो सारे के सारे न्यूयॉर्क में सिचुएटेड है. सिर्फ ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ही हब में सिचुएटेड है, दैट इज इन नेदरलैंड. नेक्स्ट कम्स द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस. अब हम हर एक एक्टिविटीज, हर एक यूनाइटेड नेशंस के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी एक्टिविटीज के बारे में स्टडी करेंगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन या वो ऑर्गन जो बना है, राइट उसका क्या काम है. जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स को देख लो, तो अगर हमारी आईज है तो आईज आई साइट का काम करती है, राइट देखने का काम करती है. हमारे जितने भी सेंसेस है उसका एक अपना ही इंपॉर्टेंस है और उसका अपना ही एक काम है. इन दैट मैनर यूनाइटेड नेशंस की जो ये 6 बॉडी पार्ट्स है, इसका भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट काम है, और वो कैसे काम करते हैं, लेट्स स्टडी. सो जनरल असेंबली देखते हैं. द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज द जनरल असेंबली. सबसे बड़ी ऑर्गन
यूनाइटेड नेशन की कौन सी है, तो वो है जनरल असेंबली। मार्केट ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, विच इज द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, सो यू कैन राइट इट डाउन, द जनरल असेंबली. It includes a representative of all members nations. Every nation can send maximum 5 representatives to this, but during elections only one vote of each country is counted. अब इस सेंटेंस को समझना बहुत जरूरी है कि इसमें जनरल असेंबली में हर एक कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स उसके मेंबर्स बनते हैं, ठीक है. इट इंक्लूड्स द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल मेंबर नेशन. सपोज इंडिया इसका मेंबर है तो हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव वहां रहेगा, पाकिस्तान का एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा अगर वो मेंबर है तो, राइट. इन दैट मैनर जितने भी नेशंस है उन सबके रिप्रेजेंटेटिव्स वहां अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं. अब एवरी नेशन कैन सेंड, अब हर एक नेशन से 5 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे जाते हैं, यानी इंडिया से अगर जाना है जनरल असेंबली में मीटिंग में तो एटलीस्ट 5 बंदे यहां से हम भेजेंगे. ओके तो जब भी जनरल असेंबलीज होती है तो यूजुअली 5 रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं. ऐसे जितने भी मेंबर नेशंस है उन सबके 5 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे. बट व्हाइल वी टॉकिंग अबाउट इलेक्शन, बट जब हम इलेक्शन की बात करते हैं तो वो 5 का वोट नहीं गिना जाएगा. सपोज इंडिया से 5 लोग गए हैं तो 5 का वोट नहीं गिना जाएगा. इंस्टेड उस वक्त इंडिया का एक ही वोट जाएगा, गेटिंग. तो 5 बंदों में से एक का वोट ही, मतलब आउट ऑफ 5 का वोट्स काउंट नहीं होगा. इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बट इंडिया का अकेले का एक ही वोट काउंट होगा, ठीक है. देयर इज ऑलवेज वोटिंग होगी, इलेक्शंस होगा, बट एक ही वोट दिया जा सकता है बाय वन कंट्री, गेटिंग. ईच कंट्री हैव टू गिव ओनली 1 वोट. ऐसा नहीं है कि 5 रिप्रेजेंटेटिव है तो सब 5 वोट देंगे, ठीक है. अब it can discuss, advise, suggest or recommend on any matter related to international relations, ठीक है. वो डिस्कशंस करेंगे. जनरल असेंबली इटसेल्फ, असेंबली यानी जहां लोग इकट्ठा होते हैं किसी मैटर को लेकर, वहां पे वो उस पर डिस्कशंस करते हैं, राइट. तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, वो लोग डिस्कस करेंगे, एक दूसरे को एडवाइस करेंगे, सजेस्ट करेंगे, रिकमेंड करेंगे, ऐसे कोई भी मैटर्स हो उस पर बात होगी, ठीक है. और इंटरनेशनल रिलेशंस पे डिस्कशंस होता है, वही उनका मेन टॉपिक है. यूनाइटेड नेशंस का मुद्दा ही ये है कि वो इंटरनेशनल रिलेशंस पर ही वो टॉपिक छेड़ा जाएगा. It accepts the budget presented by the Secretary General every year and allocates the expenses. अब दूसरा काम इसका क्या है कि दूसरा काम ये करता है कि ये बजट एक्सेप्ट करता है, राइट. जैसे हम एक कंट्री को कैसे चलाते हैं, एक कंट्री को चलाने के लिए जो कुछ भी किया जाता है, जैसे फॉर रनिंग अ कंट्री गवर्नमेंट रिक्वायर्स सम ऑफ द बजट्स, राइट, जिससे वो अपनी सिटीजन्स को क्या कर सके, फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके. तो उसके लिए हम टैक्स भरते हैं, ये सब कुछ करते हैं. इन सेम मैनर, राइट, यहाँ पे भी बजट बनाया जाता है सो दैट कि यूनाइटेड नेशंस को पूरे उसके मेंबर नेशंस का सब सारी फैसिलिटी उसे देनी पड़ती है. So it accepts the budget presented by the Secretary General every year and allocates the expenses. तो हर साल सेक्रेटरी जनरल यहाँ पे एक बजट रिप्रेजेंट करेगा और वो यहाँ पे डिस्कशंस भी किया जाएगा कि एवरी ईयर का उनका एक्सपेंसेस कितना है और उनको कितना उनके पास कितना बजट है और कौन सा पैसा कहाँ लगाया जाएगा. जैसे इंडिया में बजट बनता है वैसे ही वहां पे एक बजट बनाया जाता है. It attempts to find solutions to the economic problems of the nations, human rights, disarmament or other international matters. दूसरा वो क्या करता है कि वो हर एक ऐसे सॉल्यूशंस फाइंड आउट करता है रिलेटेड टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, किसी भी नेशंस का इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, ह्यूमन राइट्स का प्रॉब्लम हो, डिसआर्मामेंट का इश्यू हो, डिसआर्मामेंट और अदर इंटरनेशनल मैटर्स. डिसआर्मामेंट का मतलब होता है कि जैसे बहुत सारी कंट्रीज में हमने देखा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त में कि ज्यादा से ज्यादा वेपन्स को ये लोग वेपन्स का प्रोडक्शन बढ़ा रहे थे, राइट. तो वेपन्स का प्रोडक्शन ना बढ़े ऐसी एक कोशिश करना, दैट इज वी कॉल डिसआर्मामेंट. या इन अनदर वर्ड वी कैन से द रिडक्शंस और विड्रॉल ऑफ मिलिट्री फोर्सेस एंड वेपन्स, ठीक है. या तो मिलिट्री फोर्सेस या वेपन्स को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी देश का मकसद ऐसा हो कि वो वॉर करने के लिए वेपन्स बढ़ा रहा है. हर एक कंट्री के पास अपने ऐसे डिफेंस के लिए वेपन्स होने चाहिए, बट इट शुड नॉट बी ओवरवेलमिंग, वो ज्यादा हो ऐसा नहीं होना चाहिए.
और कोई भी इससे रिलेटेड इंटरनेशनल मैटर हो वो यहाँ पे सॉर्ट आउट होगा. डिसीजंस आर टेकन बाय 2/3 मेजोरिटी इन जनरल मैटर्स. और यहाँ पे भी मेजोरिटी पे ही काम होता है. जैसा हम मैंने बोला है बार बार कि जब भी डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करें या डेमोक्रेसी में हम जब भी बात करें तो डेमोक्रेसी सिस्टम ही एक ऐसी चीज है जहाँ एक तो कंपल्सरी इलेक्शंस होगा और दूसरी चीज कि यहाँ पे जब भी कोई डिसीजंस लिया जाएगा इट इज ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी. जितनी ज्यादा मेजोरिटी होगी उसके हक में डिसीजन जाएगा. ठीक है. सो यहाँ पे 2/3 मेजोरिटी चाहिए कोई भी डिसीजंस को फॉर्म करने के लिए. नेक्स्ट कम सिक्योरिटी काउंसिल. This is the most important organ of the United Nations. There are 5 permanent members. France in this is America, Britain, France, Russia and China. अब ये दूसरा एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है या इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का और इस सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर है. राइट. और वो 5 परमानेंट मेंबर कौन से हैं? दीज आर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड चाइना. ये मेंबरशिप, ये परमानेंट मेंबरशिप एक टाइम पे इंडिया को भी ऑफर की गई थी सिक्योरिटी काउंसिल की, बट तब हमारे जितने भी जो भी मिनिस्टर्स थे या जो भी हेड थे उनको ऐसा लगा कि अभी इंडिया को पहले कैपेबल होने की जरूरत है. गेटिंग. सो उस वक्त क्योंकि उस वक्त इंडिया को अभी इंडिपेंडेंस मिली ही थी. सो इंडिया को ऐसा था, हमारे मिनिस्टर्स को ऐसा था कि सबसे पहले इंडिया तो खुद काबिल हो जाए, तो वो पहले इंडिया को संभालना चाहते थे एंड दैट्स व्हाई उन्होंने ये परमानेंट मेंबरशिप लेने से मना कर दिया था. ओके. सो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, ये चाइना, ये परमानेंट 5 मेंबर्स है. अदर 10 कंट्रीज आर नॉट परमानेंट मेंबर. दूसरी 10 कंट्री है बट उन्हें परमानेंट मेंबर नहीं कहा जाएगा. दे आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 2 years बाय द जनरल असेंबली. ये जो 10 कंट्रीज है उन्हें हर 2 साल में इलेक्ट किया जाता है, यानी हर 2 साल में ये 10 कंट्रीज अलग चेंज होती रहेगी. ठीक है. और ये कहाँ इलेक्शंस होगा? जनरल असेंबली से ये इलेक्शंस होगा. This council enjoys tremendous powers in order to maintain international peace and security. ये जो काउंसिल है ये tremendous power enjoy करते हैं. जैसे हमने ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स देखे, इनके पास इतना पावर है कि वो हमेशा उनकी ये कोशिश होगी कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी कायम रख पाए. It solves the problems and disputes of the nations peacefully through negotiations and mediations. Right. उनकी हमेशा कोशिश होती है कि कभी भी किसी भी कंट्रीज के कोई भी इश्यूज है तो उसे बहुत शांतिपूर्वक और इजीली उसे सॉर्ट आउट करे, बैठ के सुलझाए. ऐसा ना हो कि सीधा हम वॉर क्रिएट करें. गेटिंग. सो दैट्स वाई यहाँ पे बोला है कि नेगोशिएशन और मेडिएशन. मेडिएशन यानी जैसे हम नहीं, डॉक्टर अगर हम बीमार है तो हमें दवाई चाहिए. राइट. तो दवाई मतलब इसका हम कह सकते हैं ये एक उपाय है. दिस इज द सॉल्यूशन कि आप बीमार हो तो यू हैव टू टेक मेडिसिन. तो इन दैट मैनर यहाँ पे भी अगर आपकी जैसी भी बीमारी है, इन शॉर्ट आपका जैसा भी डिस्प्यूट हो, आपकी जैसे भी इश्यूज हो, उसे उसी मैनर में सुलझाया जा सके. ठीक है. नेगोशिएशन वी कैन से कि ऑब्टेन और ब्रिंग अबाउट बाय डिस्कशंस. कोई भी बात को कोई भी चीज को वॉर तक ना ले जाके बैठ के बात कर सके, डिस्कशन कर सके. ठीक है. When any one permanent member does not vote in support of some international matter, it cannot take decision on that. See, हमने बात की कि 5 permanent member है, right? और 5 permanent members में से अगर एक भी permanent member, right? अब वो permanent member कौन से हैं? ये हमने देखा. वो permanent member कौन से हैं? These are America, Britain, France, Russia and China. Suppose कोई decision making हो रहा है और उनको वोट देना है और चाइना ने मना कर दिया कि भाई मैं इसके खिलाफ हूं या मैं इसमें वोट नहीं कर दूंगा, मैं इस डिसीजन के खिलाफ हूं. तो बाकी के 4 ने तो यस में वोट दिया, अमेरिकन, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया ने तो यस में वोट दिया, बट चाइना मना कर रहा है. तो अगर एक भी मेंबर इसमें वोट नहीं देगा या उस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा. ठीक है. और ये इसको हम कहते हैं विटो पावर. इस चीज को करने का मतलब होता है कि विटो पावर वो अपना यूज कर रहा है. चाइना ने अपना विटो पावर बहुत बार यूज किया है. राइट. और हम जब भी डिस्कस करते हैं इंडिया पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर या इश्यूज को लेकर हम सोचते हैं कि यूनाइटेड नेशंस क्या कर रहा है इस मुद्दे में. राइट. तो जब भी कोई एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया जाता है इंडिया पाकिस्तान के इश्यूज पर, तब हमेशा चाइना उस इश्यू के अगेंस्ट जाता है और जिसकी वजह से एक जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन
लेना चाहिए वो नहीं लिया जाता, ठीक है। दिस पावर ऑफ 5 परमानेंट मेंबर्स इज कॉल्ड अ वेटो और राइट टू डिनाई। ये जो मैंने कहा इसको वेटो पावर कहते हैं कि जब एक भी बंदा, एक भी नेशन परमानेंट, जो 5 परमानेंट है उसमें से एक भी अगर मना कर देता है तो वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा, तो इसे हम कहेंगे वेटो पावर या राइट टू डिनाई, यानी उनके पास पूरा हक है कि वो इस चीज को मना कर सकता है। डिनाई यानी ना कहना। रशिया ने भी इस वेटो पावर को बहुत बार यूज किया है, मैक्सिमम टाइम। अभी तक के अगर हम 5 नेशंस की बात करें उसमें से सबसे ज्यादा वेटो पावर यूज करने वाला रशिया है, ठीक है। यहाँ दिया है रशिया हैज यूज्ड दिस वेटो पावर मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टाइम्स। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। दिस काउंसिल इज कॉल्ड इकोसॉक, ठीक है। इस काउंसिल को हम क्या कहेंगे? इकोसॉक, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। सो इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया इकोसॉक। द जनरल असेंबली अपॉइंट्स 2/3 ऑफ इट्स रिटायरिंग मेंबर्स फॉर 3 years। जनरल असेंबली इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के जो मेंबर्स है, राइट, उसके 2/3 मेंबर्स जो है वो एवरी 3 years में रिटायर होते हैं, ठीक है। 2/3 रेशियोज आप समझते हो ना, 2/3 मेंबर्स एवरी 3 years में यहाँ रिटायर होते हैं, तो हर 3 साल में उन 2/3 मेंबर्स को अपॉइंट करता है जनरल असेंबली। तो रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट कहो या रिलेटेड टू इलेक्शन, जैसे जो भी इश्यूज है वो सारे जनरल असेंबलीज करता है। This council tries to raise the standard of living of the nations of the world without any bias of religion, caste and region. इस council का main काम क्या है? See, social यानी it is something related to society, right? So ये council कोशिश करती है कि standard of living लोगों का बढ़ाए, हर एक nations का, मतलब जितनी भी United Nations के member countries है, right? जैसे हम उसके members हैं और ऐसे जितने भी members हैं वो उनका हर एक कंट्रीज के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाया जाए वर्ल्ड के, विदाउट एनी बायस ऑफ रिलीजन, यानी कोई भी तरीके का भेदभाव बिना, बायस यानी पार्शियलिटी बिना, ठीक है। पार्शियलिटी ऑफ व्हाट? रिलीजन, कास्ट और रीजन, ऐसी कोई भी पार्शियलिटी के बिना उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने में हेल्प आउट किया जाए। दिस काउंसिल एंड सब काउंसिल्स वर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके और इसके सब काउंसिल्स यानी इसकी एजेंसीज, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल्स की दूसरी भी ऐसी एजेंसीज है जो इस काम को अंजाम देती है। कौन से काम को? ऐसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ता है? इसके वेरियस एस्पेक्ट्स है, राइट जैसे हर एक कंट्री का हेल्थ लेवल कैसा है वो देखना बहुत जरूरी है कि लोग तंदुरुस्त है कि नहीं। ऐसी कोई कंट्रीज में ऐसा नहीं है ना कि कहीं बहुत ज्यादा कोई तरीके की बीमारी है या ऐसा कुछ, गेटिंग। फिर वहां पे फूड लेवल कैसा है, एग्रीकल्चर कैसा है, तो ये सब कुछ जो बेसिक नेसेसिटीज है वो सब कुछ उन्हें, एडुकेशन मिल रहा है कि नहीं, ये सब कुछ उन्हें देखना है, ठीक है। सो इस काउंसिल की सब काउंसिल्स भी है। सो लेट्स सी दैट। ओके, इसके सब काउंसिल्स देखो। वन इज WHO, द फेमस, दैट इज, इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका सिंबल भी आप देख सकते हो, राइट, आई हैव गिवन द सिंबल ऑल्सो। WHO क्या करता है? वर्क्स टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ पीपल ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के, यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर कंट्रीज है उनके लोगों की हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए वो काम करता है। जैसे आज कोविड-19 की इश्यूज है, सो समवेयर WHO इज वर्किंग फॉर इट, राइट। वो वैक्सीनेशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है। फिर जैसे हमारी कंट्रीज में पोलियो का इश्यू एक वक्त पे बहुत था और आज ऐसा हाल है कि आज 0 पोलियो है हमारी कंट्री में, मतलब एक भी ऐसा मरीज नहीं है पोलियो का, गेटिंग। तो पोलियो वी कैन से कि हमारी कंट्री से नाबूद हो चुका है। ओके, सो इसमें भी WHO का एक बहुत बड़ा हाथ है। नेक्स्ट कम्स IMF। IMF का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये फुल फॉर्म्स आपको याद रखना है, ठीक है। तो मॉनेटरी फंड यानी ये पैसा रिलीज करता है, ये वन टाइप ऑफ बैंक है वी कैन से, या एक ऐसी जगह है जहां से हमें पैसा मिल सकता है। तो ये क्या करता है? वर्क्स टू एस्टैब्लिश फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को एस्टैब्लिश करने पे ये काम करता है। नेक्स्ट इज FAO, दैट इज FAO। इसका फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ये क्या करता है? इट इज रिलेटेड, इस टॉपिक से ही पता चल रहा है ये फूड और एग्रीकल्चर से रिलेट करता है। तो हेल्प्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस, फॉरेस्ट्री, फिशरीज एंड रेज द न्यूट्रिशनल लेवल्स। तो ये सारा काम FAO का है रिलेटेड टू फूड एंड एग्रीकल्चर। देन कम्स ILO। अब ILO का काम क्या है? Works to provide rights and justice to laborers of the world। इनका मेन काम है
एक सेकेंड ना सॉरी। इसका मेन काम यही है कि ये प्रोवाइड क्या करता है, लेबरर्स को जस्टिस। जैसे पहले के जमाने में या वैकेंसी के पहले ऐसा था कि लेबरर्स को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जाता था, या उन्हें उन्हें उनकी मजदूरी नहीं दी जाती थी, या उनके साथ बहुत कुछ ऐसा गलत किया जाता था। उन्हें जैसे हमारी कंट्री देख लो कि अवर्स कंट्री वाज अ लेबरर कंट्री। सो यहाँ पे बहुत सारे लेबरर्स को ले जाया जाता था, उनके पासपोर्ट्स वगैरह या उनसे वो ले लिया जाता था, उन्हें परेशान किया जाता था, उन्हें सैलरी नहीं दी जाती थी, उन्हें मजदूरी नहीं दी जाती थी। सो ऐसे पूरे वर्ल्ड में बहुत ऐसी कंट्रीज थी जहाँ पे ये इशू था, जिसकी वजह से ये एक एजेंसी बनाई गई और इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब आती है यूनिसेफ। राइट, यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यानी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यानी ये बच्चों के लिए बनाई गई है। बच्चों से रिलेटेड उनके खाने पीने के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके हेल्थ के लिए ये फंड रेज करती है। ठीक है, अंडरटेक्स चाइल्ड वेलफेयर एक्टिविटीज टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रंस ऑफ द वर्ल्ड बाय प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल फूड एंड एजुकेशन। ठीक है, न्यूट्रिशन अच्छा खाना प्रोवाइड करती है, एजुकेशन प्रोवाइड करती है और हेल्थ के बारे में भी सोचती है। सो उससे रिलेट करती है, सारे मैटर्स पे वर्क करती है, बट इनका मेन टारगेट होता है चिल्ड्रंस। ओके, फिर आता है यूनेस्को। यूनेस्को दैट इज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये देखो इतना बड़ा टॉपिक है, दैट इज ये एजुकेशन के लिए काम कर रहा है, साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस भी फॉर्म होता है। जैसे वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स होती है, या बहुत बार ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, जहाँ पे हर एक कंट्री अपनी अपने देश को वहां पे उस फेस्टिवल में या उस फंक्शंस में अपने देश को रिप्रेजेंट करती है। तो इसे हम कहते हैं कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, works to improve the cooperation between nations by removing illiteracy, raising the standard of living of people through education, providing justice, education, science and cultural resources। गेटिंग, तो ये इन शॉर्ट वी कैन से कि ये एकता लाने की कोशिश है, कि ऐसा नहीं है कि डेवलपिंग नेशंस है, राइट, डेवलप्ड नेशंस है वो आगे है, डेवलपिंग वो पीछे है। राइट, ये जो डिफरेंसेस है, ये डिफरेंसेस को दूर करने का काम करती है, कॉपरेशन बढ़ाती है लोग नेशंस के बीच में, इलिटरेसी दूर करने की उनकी कोशिश है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाता है थ्रू एजुकेशन, जस्टिस प्रोवाइड करना, साइंस, कल्चरल रिसोर्सेज एंड ऑल सच। ठीक है, The final one is Trusteeship Council. Trusteeship Council क्या है देखो, there are 5 members, permanent member nations in this council. 5 permanent member nations है इस council के. The representatives elected by the General Assembly are included here. इसके जो भी representatives है, right, जो General Assemblies में elect होते हैं, ठीक है, वो सारे Trusteeship Council में include होते हैं. It oversees matters pertaining to nations that have not acquired independence and are under some previous mandate. Also, nations defeated in the social world war as well as its social, economic, political development. सी ट्रस्टीशिप काउंसिल अगर मैं बोलूं तो ये स्पेशली इसलिए बनाया गया था कि जब ये यूनाइटेड नेशंस बना, राइट, यूनाइटेड नेशंस आया कब, दैट वाज इन 1945। तो 1945 के वक्त में ऐसी बहुत सारी कंट्रीज थी जो अभी भी गुलाम थी उस वक्त। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया पे ब्रिटिशर्स थे, स्लेवरी थी, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज थी जो किसी के अंडर में थी। तो उन कंट्रीज को आजादी देने के लिए, उन कंट्रीज को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाया गया था, राइट। तो यूनाइटेड नेशंस ने बहुत सारी ऐसी कंट्रीज को इंडिपेंडेंस दिया था उस वक्त, फाइन। तो उसके लिए ये काउंसिल बनाया गया था, बट अब ऐसा है कि अब ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज क्या हो गई है, इंडिपेंडेंट हो गई है, तो अब इस काउंसिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, so look at overseas matters pertaining to the nations that have not acquired, see, जिनको आजादी नहीं मिली है, इंडिपेंडेंस नहीं मिला है, राइट, एंड आर अंडर सम प्रीवियस मैंडेट, या पिछले कुछ ऐसे जो मैंडेट यानी कुछ रूल्स रेगुलेशंस में फंसे हुए हैं कुछ कंट्रीज ऐसी, राइट, जिस पर किसी राजा का कह सकते हैं कि हाथ हो, या फिर कोई दूसरी कंट्री, जैसे हमने देखा कि ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज देख लो, ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज में बहुत सारी जो टेरिटरीज थी वो किसी और के अंडर में चली गई थी,
गेटिंग दूसरी नेशंस पर उसका कॉलोनियल रूल हो गया था, तो ऐसा कुछ हुआ हो तो उनसे वहां से आजादी देना उन्हें, राइट। ऑल्सो नेशंस डिफिटेड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जितने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डिफरेंट नेशंस थे उनकी जो हालत थी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, उन सबको उस तरीके से डेवलपमेंट प्रोवाइड करना, ये काम था ट्रस्टीशिप काउंसिल का। और ये सब उसी वक्त रिक्वायर्ड था, तो उस वक्त ये बहुत काम आई। अब ना ही ऐसी कोई कंट्री है जो किसी के अंडर में है, राइट। तो अब इसकी रिक्वायरमेंट इतनी। अब आता है नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब ये क्या है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हमने पहले ही टॉपिक समझा दिया क्या है, राइट। ये हक में है, नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसके 15 जजेस है, राइट। देयर आर 15 जजेस इन इट एंड हु आर अपॉइंटेड फॉर 9 years। ये 15 जजेस 9 years के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, देन आफ्टर 9 years दूसरे 15 जजेस अपॉइंट होते हैं। सी दे आर नॉट इलेक्टेड और अपॉइंटमेंट में बहुत फर्क है। इलेक्टेड यानी वोट देना और उसमें से जिसको मेजोरिटी मिले उसे इलेक्ट करना, और अपॉइंट करना यानी उसकी काबिलियत पर, उसके एडुकेशन पे, उसके एक्सपीरियंस के बेस पर उन्हें अपॉइंट करना। इट सॉल्व्स डिस्प्यूट्स बिटवीन, और इसका काम क्या है इंटरनेशनल जस्टिस का, यही कि वो दो नेशंस के या ज्यादा नेशंस के बीच के जो भी इश्यूज है उन्हें सॉर्ट आउट करती है, गिव्स वर्डिक्ट, उस पर वो फैसला सुनाती है। इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स प्रेजेंटेड बिफोर इट एंड गिव्स अ लीगल एडवाइस। और कभी भी इंटरनेशनली किसी कंट्री से रिलेटेड कोई भी लीगल एडवाइस चाहिए तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये आइडियाज देती है। The next one is the secretariat. अब secretariat क्या है? The office of the secretary general of the United Nations is called secretariat. जो secretary general की जो office है यूनाइटेड नेशंस की, उससे कहा जाता है सेक्रेटरिएट, ठीक है। तो जनरल असेंबली अपॉइंट्स द सेक्रेटरी जनरल फॉर 5 years। जनरल असेंबली ही इन्हें अपॉइंट करती है सेक्रेटरी जनरल को 5 साल के लिए। ये याद रखना जरूरी है हर एक टॉपिक में, कौन कितने साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। जैसे जज है तो 9 years के लिए अपॉइंट किया जाता है, कौन अपॉइंट किया जाता है, कौन इलेक्ट किया जाता है, ये सब कुछ याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। सेक्रेटरीज, administrators, assistants, translators and experts are also appointed to help the secretary general। secretary general के अलावा, क्योंकि उनकी हेल्प के लिए बहुत सारे लोग चाहिए, तो secretaries, administrators, assistants, translators and experts ये सारे लोगों को भी अपॉइंट किया जाता है। सेक्रेटरिएट कहाँ सिचुएट होते हैं? ये न्यूयॉर्क में रहते हैं। सेक्रेटरिएट ऑफिस बोलो या सेक्रेटरी जनरल बोलो, ये न्यूयॉर्क में होते हैं। The United Nations has constantly been making efforts to establish world peace, unity and to achieve the dream of universal brotherhood। तो हमारी जो यूनाइटेड नेशंस है वो कंस्टेंटली इसी कोशिश में है या इसी में लगी हुई है कि पूरे वर्ल्ड में एक वर्ल्ड पीस बना रहे, अर्थ पे एक ग्लोबल यूनिटी रहे, वर्ल्ड यूनिटी रहे, हम सब एक साथ मिलजुल के हर एक इश्यूज का सामना करें। जैसे आज देखो कोविड-19 में हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे की हेल्प आउट कर रहे हैं, हर एक नेशंस, राइट। एंड ये जो ड्रीम है यूनाइटेड नेशंस का कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड वो अचीव कर सके, गेटिंग, तो उसके लिए वो हमेशा काम करती आई है और आगे भी करती रहेगी। सो हियर आवर लेक्चर गेट्स ओवर एंड फाइनली हमारा जो ये चैप्टर है ये भी यहाँ खत्म होता है। ओके, सो होप यू गॉट दिस चैप्टर वेल। नहीं समझ में आया वाइजली वीडियोस को देखिए एंड बाय बाय, सी या, टेक केयर।